नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अभिषेक और डिम्पी। और बाजार में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रिकवरी तो अटेम्प्ट हुई निफ्टी पर। इनफैक्ट जो रिलायंस पे सुबह प्रेशर था वो थोड़ा सा ईज आउट हुआ, 1.25% की गिरावट आपको रिलायंस पे इस वक्त दिख रही है। लेकिन जो दूसरे स्पेसेस प्रेशर में आ सकते थे, एनबीएफसी पीयर्स स्पेशली बजाज फाइनेंस, वो ऊपर आए और उनसे इन स्टॉक से, अडानी स्टॉक से, इनसे बाजार को, निफ्टी को एटलीस्ट थोड़ा सा आराम मिला। और हमने देखा कि बैंक्स भी आज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी आपको आज थोड़ी सी वापसी दिखी। आप इसी के चलते आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी पर लगभग 200 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है, 40,000 के ऊपर है। और निफ्टी जो लगातार एक बड़ी रेंज, एक नैरो सी रेंज में फंसा हुआ है पिछले कई दिनों से, वहां पर आपको फिर से 19,400 के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी। लेकिन ओवरऑल अब, क्योंकि अब हम 3 हफ्ते ऑलरेडी निकल चुके हैं इस अगस्त सीरीज के, ये लंबी सीरीज का मंथ भी था। अब जो 2 बाकी बची सीरीज है उसमें किस तरह की पोजीशन होगी, क्योंकि हम फिर से देख रहे हैं F5 की 42% की लॉन्ग पोजीशन थी, 39 से 42%, थोड़ी सी बड़ी है। तो क्या ट्रेंड कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है? थोड़ी सी बड़ी बातों पे नजर, कुछ बड़ी बातों पे नजर डाल लेते हैं। तो 2 दिनों की जो गिरावट आपको दिख रही थी वो कुछ थमती हुई नजर दिखा रही है। एटलीस्ट एक बेस बन रहा है 19,400 के पास इस वक्त निफ्टी का। बैंक्स, क्योंकि रेजिलेंस पिछले हफ्ते भी दिखा रहे थे, वो थोड़े वापस आए हैं। बैंक निफ्टी 44,000 के पार आपको दिख रहा है। और आप प्राइवेट बैंक से भी आज पार्टिसिपेशन आपको दिख रही है। 12 में से 10 शेयर है जो आज ऊपर है। विक्स आप देखें तो वहां पर अब माइनस की गिरावट है। पीएसयू बैंक्स की आप बात करें, मीडिया की आप बात करें, इन स्पेसेस को आप छोड़ें तो बाकी सारे इंडेक्स जो है आपको आज कंपैरेटिवली बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मेटल से आज अच्छी पार्टिसिपेशन आ रही है, डिस्पाइट डॉलर इंडेक्स में वहां पर स्ट्रेंथ है। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग के बाद रिलायंस दबाव में जरूर दिख रहा है, 1.25% की गिरावट आपको रिलायंस पर दिख रही है। सुबह ही ये प्रेशर माउंट हो गया था और फर्दर स्लाइड नहीं हुआ, हालांकि जेएफएस तो आपको 5% के लोएस्ट सर्किट पे भी दिख रहा था। और बाकी आप यूएस मार्केट्स की फ्यूचर्स की बात करें, यूरोप के बाजारों की बात करें तो वहां पर भी आपको संकेत दिख रहे हैं, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, मिक्स सेट ऑफ सिग्नल्स दिख रहे हैं। एक बार अब यहां से क्या स्ट्रेट सेटअप होना चाहिए, डिम्पी से समझ लेते हैं। डिम्पी, फिर से हम 19,400 के पास आ गए हैं। अब इस बार क्या लग रहा है, क्या बुल्स थोड़े से यहां पर एक्टिव हो सकते हैं? देखिए, मार्केट में खरीदारी के 2 हिस्से होते हैं। पहला एक शॉर्ट कवरिंग, दूसरा ताज़ा खरीदारी। क्या हम तेज़ी के खरीद रहे हैं या फिर हम शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं? तो आज का जवाब है शॉर्ट्स को कवर कर रहे हो। 19,300 पे आपने अच्छी क्लोजिंग दी थी, किसी तरह से बचा लिया था उस क्लोजिंग को। उस दिन रिलायंस काम आया, लेकिन आज रिलायंस ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज अंबानी ग्रुप को छोड़ दें तो अडानी ग्रुप का आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा है। ये मनोभाव से भी हेल्प कर रहा है और पोजीशनिंग से भी हेल्प कर रहा है। इसलिए इन दोनों में से किसी एक का चलना लाजमी था। लास्ट टाइम भी चल रहे थे, आज भी चल रहा है। 2 दिन हो गए अडानी ग्रुप को चलते हुए। तो अडानी ग्रुप ने मार्केट के मूड और माहौल को थोड़ा बेहतर किया है और थोड़ा लाइट किया है। देखिए, अंबानी ग्रुप के साथ खबर जुड़ी हुई थी, वो खबर की लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई, इसलिए स्वाभाविक है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान आंख में हाथ में तो नहीं रहना था। एक और चीज़ जो नोटिस हो रही है वो ये हो रही है कि ज़्यादातर स्टॉक्स जो निफ्टी के बड़े शेयर्स हैं, इस तरह की गिरावट आने पर कुछ एक स्टॉक्स का बेस फॉर्मेशन हो गया है। ज़रूरी नहीं कि इंडेक्स से शेयर टूटे, कई बार शेयर से भी इंडेक्स चलता है। और आप आज देख पा रहे हैं थोड़ा मेटल्स का पार्टिसिपेशन है, वापस पावर का है, फाइनेंस वाली बड़ी कंपनियां सामने निकल के आई हैं। तो ये पोजिशनली बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। एक और चीज़, आज आप निफ्टी के मुकाबले ना बैंक निफ्टी को ज़्यादा अच्छी से शॉर्ट कवरिंग करवाते हुए देख रहे हैं, वो करीब 6% की। हमने कई बार आपको नोटिस करवाया कि इस बार की जो सीरीज़ के अंदर आपने एंटर किया है ना, ये बहुत हैवी सीरीज़ है, ये लाइट नहीं है, इसके अंदर पोजीशंस बहुत ओपन है। तो जब भी मौका मिलेगा वो कवरिंग के तौर पर या प्रेशर के तौर पर आएंगी। तो आज कवरिंग का डे है, आज आप क्लोजिंग अच्छी ही करके जाने वाले हैं। ऐसा है नहीं कि क्लोजिंग कोई बहुत ख़राब होने जा रही है। खैर, मेरे साथ 2 मेहमान हैं टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पर, और एक फंडामेंटल एनालिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। श्रीकांत चौहान है हमारे साथ, उनसे बातचीत होगी। लक्ष्य सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनसे बातचीत होगी। साथ ही राघवेंद्र केडिया जी भी हैं, उनसे भी बातचीत आज करेंगे। एक काम करते हैं, पहले जरा श्रीकांत से एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। हमारा तो थोड़ा अल्प ज्ञान है। श्रीकांत, आप ही ज़रा देख के बताइए आपको कैसे दिख रहा है इस समय बाज़ार, और आपको कैसे मार्केट ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। पहले एक बार श्रीकांत अगर हैं, श्रीकांत हैं हमारे साथ? ओके, ठीक है, अभी उनसे कनेक्ट कर जाएंगे। राघवेंद्र, आपके पास मैं आता हूँ, एक व्यू पॉइंट आपसे लेना है। अंबानी नहीं तो अडानी, मार्केट को पसंद आ रहा है अडानी और अंबानी की थोड़ी जोड़ी, एक थोड़ा पीछे भी हट जाएगी, दूसरे सामने आ जाए तो
दिल रखा जा सकता है, मन रखा जा सकता है। कुछ कुछ ऐसे सोचें, बाजार को भी कोई तकलीफ नहीं है जब तक अडानी और अंबानी खड़े हैं मार्केट में। गुड आफ्टरनून मिस्टर कार्ला। ओवरऑल मार्केट में एक जो आपने कहा अपने कमेंट्री में, एक सीसॉ मूवमेंट चल रहा है और हमें लगता है अर्निंग सीजन जो ओवरऑल हमारे पीछे चला गया है, प्राइसेस में फैक्टर इन हो गया है, तो मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में ट्रेड करेगा। कोई बहुत बड़ा अपसाइड, कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं है। कभी रिलायंस, अंबानी ग्रुप मार्केट को ऊपर लेगा, कभी अदानी ग्रुप लेगा, कभी ये इसमें से इधर और कोई नीचे लेगा, बट ओवरऑल मार्केट एक रेंज में चलेगा। थोड़ा टाइम करेक्शन जो कहते हैं, नो अप मूवमेंट नो डाउन मूवमेंट, बट एक ब्रीदर लेगा मार्केट इन रेंज के बीच में। लेट्स से 19,100 ऑन द डाउन साइड, 19,000 ऑन द डाउन साइड, और ब्रॉडली 19,700 19,800 ऑन द अपसाइड। इस रेंज में मार्केट चलता रहेगा। तो जैसा आपने कहा, कभी अदानी, कभी अंबानी, कभी सी, कभी सौ, इस रेंज में मार्केट चलता रहेगा फॉर फ्यू डेज अहेड। राघवेंद्र, देखिए अडानी की कहानी तो बिल्कुल अलग है और उसको बिल्कुल अलग नज़र से भी देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जीक्यूजी का निवेश आ रहा है, कहीं ना कहीं वो फिर से फ्यूल कर रहा है उसमें तेज़ी को लेकर। लेकिन आज दो चीज़ें हैं, एक जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी कमज़ोरी 5% के आसपास की, और दूसरी ओर हमने देखा कि कमज़ोर शुरुआत बजाज फाइनेंस की भी हुई थी लगातार छठे दिन। इसके बाद जो रिकवरी आई हो बहुत शानदार रही है बजाज फाइनेंस की, और फिर से हम 7,000 रुपये के ऊपर के स्तर देख रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं रिलायंस के आने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट शेयर उनका जो है थोड़ा संकट में पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वो भी हैं। आप ये बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं जियो फाइनेंशियल एनबीएफसी स्पेस में बजाज फाइनेंस की पोजीशनिंग को? उसको क्या खतरा कोई देख रहे हैं, या फिर जो ग्रोथ लोग एंजॉय कर रहे हैं शेयर भाव में या फिर कंपनी के प्रदर्शन को लेकर, वो जारी रहेगा ऐसे? हमें लगता है बजाज फाइनेंस एक बहुत एक्सपेंसिव मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑन वैल्यूएशन साइड एक कंफर्ट पहले से नहीं थी, और एक बहुत बड़ा जब प्लेयर इसमें उतरता है जिसने टेलीकॉम स्पेस में काफी अपने कॉम्पिटिटर्स को तकलीफ करी थी, चाहे वो दूसरे कंपनीज के हो, तो एक थोड़ा सा उस तरफ से कंपटीशन तरफ से कंसर्न आता है जियो फाइनेंशियल को लेके। और ओवरऑल एक माइटी कॉम्पिटिटर हैज जस्ट एंटर्ड इनटू द मार्केट, तो ओवरऑल एम्प्लॉय पोचिंग होती है, न्यू मार्केट टेरिटरीज में थोड़ा सा कंपटीशन होता है, कस्टमर कैनिबलाइजेशन होता है, तो इन सब को लेके भी इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स बजाज फाइनेंस पे थोड़ा सा सेल ऑफ प्रेशर रहेगा, नेगेटिव प्रेशर रहेगा। और क्योंकि इतने एक्सपेंसिव मल्टीपल पर है, तो कंपनी के पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। अगर जरा सा भी नंबर्स अर्निंग्स में थोड़ा सा भी बिलो एक्सपेक्टेशन आता है, अंडर परफॉर्मेंस आता है, तो एक बड़ा प्राइस करेक्शन दिख सकता है। ये कंसर्न एक बहुत बड़ा हैंगओवर बजाज फाइनेंस में अगले 2 से 4 क्वार्टर, मतलब 6 से 12 महीने तक रहेगा। बजाज फाइनेंस एक ये वजह भी रह सकती है अभिषेक, क्योंकि देखिए ये बड़ा प्रेशर और पीयर की बात की जा रही है पीयर स्पेस में, तो और अभी इतनी जल्दी तो नहीं प्रेशर आएगा जीएफएस का, इतनी जल्दी प्रेशर भी नहीं आएगा। उसी वजह से बाजार ने शायद मैच्योरली मार्केट ने, स्ट्रीट ने, पार्टिसिपेंट्स ने बिहेव किया, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस में जो एक मार्केट लीडर, बजाज फाइनेंस अभी भी साइज के लिहाज से बड़ा है और अपने सेगमेंट में लीड भी कर रहा है, और अभी जियो फाइनेंशियल को बिल्ड करना है एग्जैक्टली। तो सेंटिमेंटल एक बात अलग थी, लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें किस तरह होंगी वो देखना होगा, और 2 साल कम से कम 18 से 24 महीने होंगे, सारी पिक्चर क्लियर होगी जब ग्राउंड रियलिटीज बदलेंगी विद न्यू एंट्रेंट। लेकिन इस वक्त दूसरे सेगमेंट्स को भी चले शो में जोड़ते हैं। कुछ बुरा है हमारे साथ आज का ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए, और हमारे पैनलिस्ट भी अब हमारे साथ जुड़ेंगे आज की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। पहले क्विकली लेकिन एक बार कुछ के पास चले जाते हैं आज का ऑप्शंस का चैंपियन समझने के लिए। गुड आफ्टरनून कुछ, बताएं आज का ट्रेड। जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल देखिए, निफ्टी में हम एक अच्छा खासा अप ट्रेंड शुरू होते हुए देख रहे हैं। बॉटम फॉर्मेशन कह सकते हैं नियर टर्म के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, और 44,000 का जो लेवल है जिसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है, यहाँ करेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं उनको भी कवरिंग के लिए रन करना पड़ सकता है। तो इन पॉइंट्स के चलते आज का जो हमारा पिक है वो बैंक निफ्टी से है। यहाँ पे आप 24 अगस्त की एक्सपायरी वाला 44,000 वाला जो कॉल है, एक 230 के पास चल रहा है, ये बाय करें। यहाँ पे आपके टारगेट्स होंगे 75 और 310 के,
स्टॉप लॉस होगा 180 का। जो ये टारगेट्स और स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से आपका जो मैक्स प्रॉफिट हो सकता है इस कॉल में वो है करीब 1200 रुपए का, और जो मैक्स लॉस है 750 रुपीज का। तो ये हमारा आज का ऑप्शन चैंपियन का कॉल रहेगा। निफ्टी की कॉल बता रहे हैं, और ये जो एस्टिमेशन लगाया है कुछ ने वो पर लॉट का लगाया है, आप मल्टीपल लॉट्स ले सकते हैं और अपने गेंस को और अपने नुकसान को उसी अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके असेस कर सकते हैं। ठीक है कुछ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैंक्स में तेज़ी आई है, प्राइवेट बैंक्स लेड ये तेज़ी है और इसीलिए आपको वहाँ कॉल खरीदने की, बैंक इंडेक्स की कॉल खरीदने की यहाँ सलाह भी दे रहे हैं कुछ। लेकिन आज के और ट्रेड्स क्या हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त लक्ष्य हैं और साथ ही हमारे साथ श्रीकांत चौहान है, दोनों से ही बात करते हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। पहले क्विकली एक बार श्रीकांत का व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत, ये रेंज के ऊपर पॉसिबल दिख रहा है क्या कि ये ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिखे या 19,400 की तरफ ही, क्योंकि बहुत समय हो गया कि 19,300 400 और भी नीचे का लेवल अब देख कर आए, उसी रेंज में बाजार पिछले 2 हफ्तों से फंसा हुआ था। अभी क्या इंडेक्स पे स्टेट बन रही है और क्या बैंकिंग इंडेक्स निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग दिखा रहा है? स्ट्रेंथ क्या बरकरार रहेगी आगे? गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आई थिंक मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स यानी कि जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है या एक्सपोनेंशियल एवरेजेस है उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए कई बार उन्हीं लेवल से रिबाउंड करना है। और आज का बेस्ट पार्ट ये है कि मार्केट ने अभी तक अगर कोई अगर एक स्पेसिफिक लेवल को अगर क्रॉस किया है तो वो है 19,400, जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स, एज वेल एज अगर आप 5 डेज के एवरेज को भी अगर आप देखते हो तो उन्हीं लेवल्स के करीब मार्केट में एक रेजिस्टेंस बढ़ा, बट उन लेवल्स को बार बार निफ्टी क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा वक्त और निकल सकता है बिटवीन 19,400 टू 350, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से मार्केट इज रेडी टू गिव सम मोर पुल बैक फ्रॉम द करंट लेवल्स। 19,600 या 650 के लेवल्स नजर आते हैं। तो करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है इन बिटवीन मार्केट में, बिकॉज मार्केट वैसे देखा जाए तो काफी स्लो या ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, तो एक करेक्शन आ सकता है। तो अगर मार्केट में कोई करेक्शन अगर आता है तो 19,350 के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, स्टॉप लॉस रखे 19,250 का जो अभी के लोवेस्ट लेवल्स बने हैं। और हमें लगता है कि पोजिशनली ये जो मार्केट है वो एक बार 19,600 यानी कि 550 से लेकर 600 के लेवल्स दिखा सकता है। बैंक निफ्टी नो डाउट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। कई सारे प्राइवेट बैंक्स में जो करेक्शन आना चाहिए था प्रियंका वो आ चुका है, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी परफॉर्मेंस हमें देखने मिल सकता है। और यहाँ पे भी अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 43,700 का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स नजर आते हैं 44,500 से लेकर 44,700। ओके ठीक है श्रीकांत, ये आपने इंडेक्स के बारे में बात बता दिया और आपने ये भी बता दिया कि थोड़ा पुल बैक लगता है। अपने जरा शेयर्स बता देंगे आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? बिल्कुल। तो डिम्पी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक तो मिड कैप आईटी कंपनीज में अच्छा मोमेंटम बना है और यहाँ पे मुझे लगता है कि और भी तेजी बन सकती है। स्पेशली एल&टी इंफोटेक माइंडट्री करके जो कंपनी है जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 5140 के करीब है, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा हायर बॉटम बना है और यहाँ से अगर इसमें रैली होती है तो ये स्टॉक कम से कम 5,300 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 5,300 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 5,050 का, बिकॉज स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है। तो स्टॉप लॉस मैंने 80 से 90 रुपए का दिया है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जितने भी रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पे कुछ ना कुछ तेजी बन रही है और उस पर्टिकुलर बास्केट में से आरबीएनएल, यहाँ पे रेल विकास निगम, यहाँ पे लगता है कि अच्छा खासा एक सपोर्ट लेके ये स्टॉक टर्न बैक कर सकता है। तो करंट लेवल से आरबीएनएल को 125 में लॉन्ग करें। टारगेट्स नजर आते हैं 130 और 135 के। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 121, तो 121 के स्टॉप लॉस के साथ आरबीएनएल को लॉन्ग करें। ठीक है, आपके दोनों शेयर काफ़ी बेहतरीन हैं, दोनों अलग अलग वर्टिकल्स के हैं। एक बड़ा शेयर है, एक छोटा शेयर है, एक रेलवे वाला शेयर है, एक नॉन रेलवे का शेयर्स है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा, जिसको जो पसंद हो वो रखे, दोनों रखना चाहे दोनों रखे। तो आपको ट्रेड अपने हिसाब से करना है। एक 5,000 का शेयर है और एक 120-130 रुपये वाली कैटेगरी का शेयर है। लक्ष्य, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी, पहला तो मेरे कुछ स्टॉक्स हैं। तो बजाज फाइनेंस यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा और बाय कर सकते हैं और 6980 के स्टॉप लॉस से अगर अपन ट्रेड करें तो इसको 7120 7140 तक जा सकता है।
आईटीसी यहाँ पे बाय लगता है 451 452 के 454 के टारगेट से, और स्टॉप लॉस 442 का। और इंडसइंड बैंक मैंने यहाँ पे सेल दिया है, लेकिन ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा बाउंस होना चाहिए। आज जो परेशान कर रहा है, तो इंडसइंड अभी अगर सेल करते भी हैं और स्टॉप आउट हो जाते हैं तो वहां से उसको लॉन्ग कर सकते हैं। तो 1405 स्टॉप लॉस होगा और 1370 1365 का एक टारगेट हो सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली हमारे बजाज फाइनेंस, आईटीसी, ये सारे स्टॉक्स चलेंगे। इंडसइंड बैंक 1405 के ऊपर बुलिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको काउंटर करने के लिए एक आईसीआईसीआई बैंक है जो मैं यहाँ पे बुलिश व्यू देना चाहूंगा कि अगर हम 958 पे राइट नाउ है, 952 के स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग करें तो ये भी एक अच्छा मूव दे सकता है 970 तक का, 975 तक का। तो इस तरीके से हमारा बैंक काउंटर हो जाता है दो बैंक के कारण, और आईटीसी और बजाज फाइनेंस बुलिश व्यू है फिलहाल के लिए। आईटीसी और बजाज फाइनेंस इंडसइंड बैंक को सेल करने की सलाह है, आईसीआईसीआई बैंक को भी खरीद करके चल सकते हैं। इंटरेस्टिंग है आईटीसी काफ़ी लंबे समय के बाद किसी ने ट्रेड के लिए खरीदने की सलाह दी है। स्टॉप लॉस 442 रुपये का और टारगेट होगा 451 और 454 रुपये का। उस दिन के बाद से, जब से इनके डीमर्जर की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद से उठा ही नहीं है शेयर ये। मतलब हम इंतजार करते रह गए कि शायद अब 460 पे रुकेगा, 450 पे रुकेगा, नहीं वो भी लेवल टूटे, 450 के नीचे के। फाइनली थोड़ा सा आज कन्विक्शन इसमें लौटता हुआ। लेकिन राघवेंद्र जी, आपसे जरा ना पावर वाले स्टॉक्स पर जरा राय चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग इंतजार ये कर रहे हैं कि कब ये थमेंगे या फिर कब थोड़ा सा करेक्शन आएगा, वहां पर मौके बनेंगे। लेकिन क्या अडानी पावर, क्या टाटा पावर, एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, जो भी नाम उठा लिए सारे चलते ही जा रहे हैं। आप बताइए सर, आपको क्या सेंस मिल रहा है? ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कहने की अफसोस रह गया कि शायद थोड़ा नीचे आ जाए तो हम ले लें? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। जो पावर सेक्टर है जो थम ही नहीं रहा है, एंड इट इज गेटिंग पावर आफ्टर पावर। बट हमें लगता है पूरे सेक्टर में पहले जो एक प्रॉब्लम था वो एक स्टॉक स्पेसिफिक, हर एक स्टॉक का अपना एक प्रॉब्लम था। किसी में डेट ज्यादा था, किसी का थर्मल एक्सपोजर ज्यादा था, और ओवरऑल उसका जो ग्रोथ प्लान था वो सोलर की तरफ नहीं था या रिन्यूएबल की तरफ नहीं था। बट ये सारे प्रॉब्लम्स हर एक कंपनी ने अपने लेवल पर सॉल्व किए हैं। और जो पावर फाइनेंसिंग कंपनीज है उन्हें भी गवर्नमेंट ने काफी बड़ा फंडिंग पुश दिया है। तो ओवरऑल एक सेक्टर में एक जो सेक्युलर बुल ट्रेंड बोलते हैं, एक नॉर्थवर्ड जर्नी, अपसाइड मूव, वो एक रिज्यूम हुआ है। और ये काफी कुछ हफ्तों का नहीं है, कुछ दिनों का नहीं है, बट ये कुछ महीनों का और कुछ सालों तक चल सकता है। ओवरऑल आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखोगे तो उसमें काफी क्लियरली मेंशन किया है कि थर्मल, जो कोयले से बिजली बनती है, वो 2050 तक इंडिया उस पर काफी हद तक निर्भर रहेगा। बट साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी जो कि सोलर है, विंड है, उस पर भी बहुत बड़ा ग्रोथ प्लान है, टाटा पावर का, एसजीवीएन का, अदानी पावर का। तो इन सबको लेके एक ब्रॉड ओल्ड स्कूल वे और एक मॉडर्न ट्रेंडी कैची वे जो स्टॉक मार्केट को पसंद है, एफपीआईएस को पसंद है, वो दोनों रहेगा। तो ये सेक्टर में आप ओवरवेट रह सकते हैं। इसमें हमारा टॉप पिक रहेगा एसजीवीएन, जो कि हाइड्रो पावर जनरेशन में है और अपना एक्सपोजर सोलर में काफी बढ़ा रहा है। बट ओवरऑल पावर सेक्टर में वी आर वेरी बुलिश, एंड एसजीवीएन, सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड, कंटिन्यूज टू बी अ टॉप पिक इन दिस सेक्टर। और आपने जो पिक चुनी है ये बाजार को काफ़ी पसंद भी आती है, इसलिए हमने देखा कि एसजीवीएन को अच्छे बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं और स्टॉक में अच्छी मूवमेंट भी आई है। आज सिर्फ 1% की आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। 3 महीने में देखिए 55% तक के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। तो पावर स्पेस में, और हमने स्वदेश पे बहुत पहले ये डिस्कस कर दिया था, इनफैक्ट पिछले 3 महीने से हम इसे डिस्कस करें कि पावर स्पेस पे आपकी नज़र क्यों होनी चाहिए। पॉलिसी रिफॉर्म से एक बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर भी है इस पूरे स्पेस के लिए। 135-36 के आसपास का भाव आ गया था अडानी पावर का, अब देखिए 335 के आसपास, यानी डबल से ज्यादा। ये वो स्टॉक्स थे अभिषेक, आपको याद होगा, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, जो कम रिकवर हुए थे। अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स तो बहुत जल्दी रिकवर हो गए थे। कमाल की तेजी। अब शायद लग रहा है विल्मर रिकवर हो रहा है। हाँ, 325 का भाव है। अमेजिंग। मतलब कहाँ 9 लाख करोड़ के नीचे का मार्केट कैप हो गया था, वो बढ़ के 12 लाख करोड़ के आसपास का हो गया है। करेक्ट। तो रिकवरी अच्छी है। ये तो रिकवरी हुई और ये बात हुई पावर स्टॉक्स की, लेकिन कुछ दूसरे स्टॉक्स में जहां आज एक अच्छी मूव है, और इनफैक्ट हमने देखा कि आज स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट में भी, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में जब बाजार में थोड़ा सा प्रेशर भी था, तब भी आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट से आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पर अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे, वहाँ अच्छी मूव थी। केसी इंटरनेशनल को एक बार लेकर आते हैं।
एक बड़ा ऑर्डर इन्हें मिला 1000 करोड़ का और पीछे मिला है। ये जो रेलवेज रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, इनमें जो कैपेक्स रिलेटेड जितने भी स्टॉक है और कवच स्कीम के अंडर भी ये आता है, और हमने देखा है इसको पहले भी जब भी ऑर्डर मिले हैं इनमें मूव अच्छी रही है, और आज भी आप 5% की मूव इसमें देख रहे हैं। लेकिन अब इन स्टॉक्स में क्या अच्छा खासा रनअप आने के बाद ये क्या महंगे हो गए हैं, या इनमें अब भी एक एंट्री पॉइंट ढूंढा जा सकता है? श्रीकांत से समझते हैं। श्रीकांत, रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स स्पेशली एक केईसी जैसे, आरवीएनएल तो आई थिंक आज आपकी पिक भी थी, लेकिन उसके अलावा आप इन स्टॉक्स को कैसे देख रहे हैं? केईसी इंटरनेशनल हो, कर्नेक्स माइक्रो हो, फॉर दैट मैटर इरकॉन हो, इनमें कहाँ स्ट्रेंथ सबसे बिल्कुल। ज्यादा तो दिखती है? यस, तो देखिए मुझे लगता है कि ये जो एक सेक्टर है रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, उनमें अगर आप उनके पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न को देखते हैं अलॉन्ग विथ वॉल्यूम, तो एक बात समझ में आती है कि इनमें एक रैली होती है, फिर एक पॉज होता है, कंसोलिडेशन होता है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशंस बनते हैं, और फिर वापस इनमें एक ब्रेकआउट आता है। नो डाउट कि इसमें अगर कोई अ, जो एक फास्ट रनर था वो था आरबीएनएल, जिसने काफी बड़ी रैली की थी, 50 से लेकर 150 तक वो नॉन स्टॉप चला था। उसके बाद अभी एक टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, जिसके लोअर बाउंड्री पे अभी ये स्टॉक है, और यहाँ से इसमें रैली अगर होती है तो वापस 140 से 150 के लेवल से दिखा सकता है। दैट्स द ओवरऑल व्यू। तो जैसे डिफेंस में हमने रैली देखी थी, मुझे लगता है कि उसी टाइप की रैली हम रेलवे के स्टॉक्स में देखेंगे। और अगर जैसे आपने वो भी पूछा कि केईसी जैसे स्टॉक है, जहाँ पे आज एक हमने अच्छी खासी एक्टिविटी देखी थी, लेकिन हायर लेवल से वापस नीचे आ गया, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन सभी में एक रैली हुई है। तो अगर यहाँ से अगर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा करंट लेवल से भी खरीद के चले। यहाँ से भी मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25% की रैली हम हर एक स्टॉक में देख सकते हैं। और स्पेशली मुझे लगता है कि इसमें अगर फोकस करना है, तो करंट लेवल से आप जैसे कि आरबीएनएल पे फोकस कर सकते हो। इरकॉन अगर देखा जाए है, और इनफैक्ट हमने देखा कि आज स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट में भी, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में जब बाजार में थोड़ा सा प्रेशर भी था, तब भी आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट से आपको मिड कैप, स्मॉल कैप जहां पर अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे वहाँ अच्छी मूव थी। केईसी इंटरनेशनल को एक बार लेकर आते हैं। एक बड़ा ऑर्डर इन्हें मिला 1000 करोड़ का और पीछे मिला है। ये जो रेलवेज रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, इनमें जो कैपेक्स रिलेटेड जितने भी स्टॉक है और कवच स्कीम के अंडर भी ये आता है, और हमने देखा है इसको पहले भी जब भी ऑर्डर मिले हैं इनमें मूव अच्छी रही है, और आज भी आप 5% की मूव इसमें देख रहे हैं। लेकिन अब इन स्टॉक्स में क्या अच्छा खासा रनअप आने के बाद ये क्या महंगे हो गए हैं, या इनमें अब भी एक एंट्री पॉइंट ढूंढा जा सकता है? श्रीकांत से समझते हैं। श्रीकांत, रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स स्पेशली एक केईसी जैसे, आरवीएनएल तो आई थिंक आज आपकी पिक भी थी, लेकिन उसके अलावा आप इन स्टॉक्स को कैसे देख रहे हैं? केईसी इंटरनेशनल हो, कर्नेक्स माइक्रो हो, फॉर दैट मैटर इरकॉन हो, इनमें कहाँ स्ट्रेंथ सबसे बिल्कुल। ज्यादा तो दिखती देखिए, है? यस, तो देखिए मुझे लगता है कि ये जो एक सेक्टर है रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, उनमें अगर आप उनके पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न को देखते हैं अलॉन्ग विथ वॉल्यूम, तो एक बात समझ में आती है कि इनमें एक रैली होती है, फिर एक पॉज होता है, कंसोलिडेशन होता है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशंस बनते हैं, और फिर वापस इनमें एक ब्रेकआउट आता है। नो डाउट कि इसमें अगर कोई अ, जो एक फास्ट रनर था वो था आरबीएनएल, जिसने काफी बड़ी रैली की थी, 50 से लेकर 150 तक वो नॉन स्टॉप चला था। उसके बाद अभी एक टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, जिसके लोअर बाउंड्री पे अभी ये स्टॉक है, और यहाँ से इसमें रैली अगर होती है तो वापस 140 से 150 के लेवल से दिखा सकता है। दैट्स द ओवरऑल व्यू। तो जैसे डिफेंस में हमने रैली देखी थी, मुझे लगता है कि उसी टाइप की रैली हम रेलवे के स्टॉक्स में देखेंगे। और अगर जैसे आपने वो भी पूछा कि केईसी जैसे स्टॉक है, जहाँ पे आज एक हमने अच्छी खासी एक्टिविटी देखी थी, लेकिन हायर लेवल से वापस नीचे आ गया, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन सभी में एक रैली हुई है। तो अगर यहाँ से अगर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा करंट लेवल से भी खरीद के चले। यहाँ से भी मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25% की रैली हम हर एक स्टॉक में देख सकते हैं। और स्पेशली मुझे लगता है कि इसमें अगर फोकस करना है, तो करंट लेवल से आप जैसे कि आरबीएनएल पे फोकस कर सकते हो। इरकॉन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी अच्छी खासी रैली बनी है, और कंटिन्यूएशन फॉर्मेशंस लगातार बनते जा रहे हैं। आईआरएफसी ये भी एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है 40 रुपीज के करीब, उसके बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ओवरऑल कंसोलिडेशन के लोअर बाउंड्री में भी स्टॉक अवेलेबल है। और कर्निक्स की जैसे भी आपने बात की, मुझे लगता है कर्निक्स में भी बिकॉज ऑफ ट्रेड टू ट्रेड थोड़ा स्टॉक स्लो हो चुका है, लेकिन ओवरऑल इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है, और ये भी स्टॉक 450 से लेकर 460 के लेवल्स दिखा सकता है।
ओके, ठीक है। खैर इस बीच निफ्टी करीब करीब 100 अंकों पर आकर ट्रेड कर रहा है, 19,400 के ऊपर लग रहा है आज की 19,400 के ऊपर क्लोज करेगा और एक सिग्नल भी दे सकता है। उसका सबसे बड़ी पहचान इंडिया विक्स भी है। आज सुबह देख पा रहे थे तो इंडिया विक्स करीब 2% ऊपर था, तब 50 पॉइंट की तेज़ी थी। अब इंडिया विक्स करीब 2% नीचे है, अब 100 पॉइंट की तेज़ी है। तो विक्स का जिस जगह से टकरा के वापस आना था ना, वो वहीं से ही टकरा के वापस आया है और बाज़ार को स्ट्रेंथ मिल रही। नहीं तो टिपिकली हम क्लोजिंग देखते थे, भले कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना खुलें, कैसे क्यों ना खुले, हम क्लोज वीक करके जाते थे। तो आज की क्लोजिंग अच्छी हो रही है और एक कई दिनों बाद हो रही है। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है। जो स्विंग ट्रेड का सहारा लेते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोटिस करना। खैर एनी हाउ, अलग अलग स्टॉक्स पे आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। उसमें से एक शेयर है जैक कॉर्प। एक बार लक्ष्य एक शेयर देखेंगे, जैक कॉर्प के नाम से है ये शेयर की। आज की क्लोजिंग पे आपका कोई कमेंट चाहिए और कोई ट्रेड बनता है तो वो भी बताइएगा। जी डिम्पी जी, इसकी क्लोजिंग तो काफी अच्छी हो रही है और ये एक ब्रेकआउट दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा और मोमेंटम रहेगा और यहाँ पे आपको 245 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि आज ही 10% ऊपर चला गया है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है 3-4 रुपए 5 रुपए का। तो मेरा कहना है कि अगर 228 229 पे मिले तो बहुत अच्छा बाय है, और अगर आप ऑलरेडी इन हैं तो 245 तक इसको वेट कर सकते हैं। ओके ठीक है। श्रीकांत, एक क्वेश्चन आपसे है, वो शेयर है HEG। एक बार HEG लिमिटेड को देखेंगे। इसका जो आज का प्राइस एक्शन है, ये किसी ट्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। 1800 का स्टॉप लॉस है इसके पास, ये पार नहीं हो रहा, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस बना हुआ है। गैप के साथ तो नहीं करेगा, वॉल्यूम बैक्ड है, 3-4 दिन से वॉल्यूम अच्छा आ रहा है इसमें। बिल्कुल। तो इनफैक्ट ऐसे जो फॉर्मेशन होते हैं कि जहां पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन जो एक्टिविटी है वो अगर ग्रेजुअल है, तो इवेंचुअली वो अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को गैप अप ओपनिंग के साथ ही क्रॉस करता है। सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है। 1775 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। लगातार 900 रुपए से जब इसने रैली करने की कोशिश की है, कई बार इसने रैली और एक पॉज का फॉर्मेशन किया है। और अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, या तो डबल बॉटम जैसा भी फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है, बट वेरी शॉर्ट टर्म व्यू से अगर मुझे लगता है कि अगर इसमें अगर कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनानी है, तो आज की जो लोज है वही आज की ओपनिंग प्राइस भी है। तो करंट लेवल से यानी कि 1775 पे 1725 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। टारगेट्स नजर आते हैं 1830 और 1880 रुपए के। तो करंट लेवल से बिल्कुल हम HEG में लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, डन। तो यहाँ से भी हमको हाँ मिला है जवाब, इसमें आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। से स्वागत है। बाजार इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है 19,420, यानी कि ठीक 125 अंकों की रिकवरी है निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात करें तो इस वक्त करीब 250 अंकों के आसपास की मजबूती निफ्टी बैंक में है। लेकिन जरा डीलिंग रूम का माहौल चेक कर लेते हैं कि वहां पर किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं और किन शेयरों को लेकर माहौल गर्म है, खबर गर्म है लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, कौन सी कंपनियों को लेकर खबरें गर्म हैं? जी बिल्कुल, हमारी जो है बातचीत हो रही है डीलर्स से, और यहाँ पे न्यूवोको विस्टास का जो है नाम आ रहा है। यहाँ पे HNI और DI काउंटर्स दोनों में जो है बाइंग देखने मिल रही है। और थोड़ी देर पहले ही NSE में जो है एक ब्लॉक ट्रेड भी हुआ था लगभग 9 लाख शेयर्स का। अब यहाँ पे DI बाइंग की जो है बात कही जा रही है। और याद रखिए जो आउट परफॉर्मेंस है कंपनी का वो Q1 नंबर्स में देखने मिली है। ऑफकोर्स याद रखिए सीमेंट कंपनीज के Q1 नंबर्स लार्जली वीक थे, तो यहाँ पे Q1 नंबर्स में जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस की गई है। और याद रखिए जो DI ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, यहाँ पे कोई बड़े दिग्गज नाम है जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट और ICICI प्रू म्यूचुअल फंड। अब स्टॉक के बारे में बात करें तो आप 100 DMA लेवल्स के बहुत पास आ चुकी है और एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल से जिसको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन अभी भी 2022 के जो हाई लेवल्स है
वहाँ से अभी भी स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25% जो है गिरा हुआ है। लेकिन जो आगे जाते हुए जो पॉजिटिव ट्रिगर्स है जिस पे फोकस रहेगा बाजार का, वो रहने वाला है प्राइसिंग पावर को लेके। स्पेशली पैन इंडिया में जो है प्राइसिंग पावर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है, जिस तरह हम लोग जो है मानसून के सेकेंड हाफ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर मीडियम टर्म के बारे में बात करें, स्पेशली वेस्टर्न रीजन की जो सीमेंट कंपनीज होती है, वहाँ पे थोड़ी सी प्राइस वॉर देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे भी कंपनी की वेस्टर्न इंडिया में भी बिजनेस है, तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन देखने मिल रही है और अदानी ग्रुप की जो है एक्विजिशंस पे जो है जिस तरह सीमेंट कंपनीज को अक्वायर कर रहे हैं, उसके कारण जो है ये प्राइसिंग की जो कंपटीशन है वो जो है एटलीस्ट वेस्टर्न इंडिया में देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल जो है न्यूवोको विस्टास में जो है डीआई बाइंग देखने मिल रही है। 4% के आसपास की तेजी। और हम देख रहे हैं कि मॉनसून जो सीज़न है ऑलमोस्ट आधा बीत गया है और यहाँ से अब फिर से कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू होगी। यहाँ तक कि प्राइस हाइक की बात चल रही है। ये सब सूत्रों के हवाले से खबरें ये सब हैं। डीलिंग रूम में जो बातचीत की है शरद ने, उसके आधार पर ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो कोई भी रणनीति बनाने से पहले अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। ये हमारी तरफ से डिस्क्लोजर आपके लिए। 4% के आसपास की तेज़ी इस शेयर में फिलहाल है, लेकिन कितनी तेज़ी होगी? राघवेंद्र जी, खबर तो आपने सुनी होगी जो शरद ने बताई आपको, कितना कन्विक्शन आपका है? न्यूवोको विस्टास क्या सलाह देंगे आप? मुझे लगता है इसमें न्यूवोको विस्टास में एक बार वेट एंड वॉच रखना चाहिए। ओवरऑल एक जो टेक ओवर कैंडिडेट्स थे उसमें थोड़ा सा एक्शन, प्राइस एक्शन हो गया है। अदानी ने जो संगी सीमेंट रिलेटेड एक जो बिड किया है उसको चलते, और जो मिड कैप स्पेस थे स्पेसिफिकली ओरिएंट सीमेंट, उसमें भी आप देखिए 150 का स्टॉक 200 हो गया है। ओवरऑल अर्निंग्स अच्छे रहे हैं, थोड़ा मार्जिन इम्प्रोवाइजेशन है, प्राइस प्रेशर इतना नहीं है। बट जैसा आपने कहा कि वेस्टर्न रीजन में पोस्ट मॉनसून एक प्राइस वॉर का एक कंसर्न रहता है और ये एक कस्टमर के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकते हैं। सो इस लेवल पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बढ़ नहीं सकता है और मार्जिन्स हमें लगता है मैक्स आउट हो गए हैं। तो इसके चलते ब्रॉडली सीमेंट काउंटर में कोई फ्रेश बाइंग रिकमेंड नहीं करेंगे। इस प्राइस लेवल्स पर न्यूवोको विस्टास should be wait and watch. Overall, no fresh money to be put in cement sector at current levels. राइट, ये बात तो हुई सीमेंट स्टॉक्स की, लेकिन यहाँ पर आज तो डीआई बाइंग दिख रही है जो भी हमें खबर बता के गए हैं शरद। लेकिन आज एक और खबर जो पूरे बाजार के लिए इम्पोर्टेंट भी है और रिलायंस की चाल भी है, मैं और जेएफएस की जो लिस्टिंग है उसके बाद 5% भले ही लोअर सर्किट पे स्टॉक हो, लेकिन जियो फाइनेंशियल में आपको करना क्या चाहिए? लंबी अवधि के लिए आपका नजरिया होना क्या चाहिए? क्या एक पोर्टफोलियो स्टॉक है? ये सारे सवाल जब हमने हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से पूछे थे, आई उनकी कन्विक्शन क्या बन रही है इस पर समझते हैं। दो तरह के प्लेयर्स आएंगे। एक वह प्लेयर्स आएंगे जो केवल इसका शेयर रखना चाहते हैं और इसका शेयर बेचना चाहते हैं। कई लोगों को ये 260 रुपये का जब शेयर मिला था, बोलते हैं 260 रुपया हमें रिलायंस पर एक शेयर फ्री, अब उसको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। दूसरे कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी हमें रिलायंस नहीं चाहिए था, हमें यह चाहिए, हम इसको लेने आएंगे। तो कई फैक्टर्स इस समय एक साथ प्ले आउट कर रहे हैं। तो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, किस मापदंड से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम यानी एक से कम, 3 से 5 और 5 से ज़्यादा। 1 से कम में बोलना स्टॉक कहाँ जाएगा मुश्किल है, बिकॉज 1,70,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करेक्ट। इसके अंदर कोई बिजनेस अभी पैसा नहीं बना रहा है। सारे बिजनेसेस छोटे हैं, 2-3 साल में स्केल अप हो जाएंगे। रिलायंस का टैग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इनको एक अच्छी राह चाह मिलेगी। 3 से 5 में अभिषेक असली गेम होगा, कौन सा बिजनेस है बड़ा कर पाएगा। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए तो आपको इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन आज ये स्टॉक गिर क्यों रहा है? 5% के लोअर सर्किट पे लगा हुआ है। और सौमीत अब रिसर्च लेकर हमारे साथ आए। सौमीत, ये बात तो हो रही थी कि लिस्टिंग के बाद आउटफ्लोस हो सकते हैं निफ्टी सेंसेक्स दोनों के, क्या बड़ी रिसर्च निकल कर आ रही है, किस वजह से गिर रहा है स्टॉक? तो अगर आप देखेंगे तो ये जियो फाइनेंशियल की जो शेयर्स थी, ये सारे जिसके पास भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स थे उन सबको मिला था। तो काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो पैसिवली ट्रैक करते हैं इंडेक्स को, तो उन्हें भी ऑब्वियसली जियो फाइनेंशियल के शेयर्स मिले थे। बट अब क्या होगा कि जियो फाइनेंशियल जो है वो इंडेक्स से बाहर हो जाएगा थर्सडे को, और ये निफ्टी और सेंसेक्स दोनों इंडेक्सेस से ये बाहर होने वाला। तो इसी कारण जो ये पैसिव म्यूचुअल फंड्स जो है जो निफ्टी को ट्रैक करती है, सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक निफ्टी और सेंसेक्स से बाहर हो जाएगा, उन्हें भी अपने पोर्टफोलियो से ये शेयर्स को बेचना पड़ेगा। और इसी कारण हमें ये फॉल देखने मिल रहा है मेनली,
क्योंकि जो इन्वेस्टर्स की भी एक्सपेक्टेशंस थी या स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशंस थी, ये स्टॉक इंडेक्स से बाहर होने के कारण निफ्टी में अगर आप देखेंगे, निफ्टी में बाहर होने के कारण करीब 90 मिलियन शेयर्स की सेलिंग एक्सपेक्टेड थी और सेंसेक्स से बाहर जाने के कारण करीब 55 मिलियन शेयर्स की सेलिंग एक्सपेक्टेड थे। इसी कारण हमें ये सेलिंग देखने मिल रहा है। उसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो GDR है, उसके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स है वो लंदन में लिस्टेड है, तो उन्हें भी जियो फाइनेंशियल के शेयर्स मिले हैं और मार्केट की ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि GDR होल्डर्स भी शायद इन शेयर्स को बेचने उतरेंगे मार्केट में। तो करीब अब देखेंगे तो करीब 300 मिलियन शेयर्स की सेलिंग एक्सपेक्टेड है म्यूचुअल फंड्स और GDR को पकड़ के, जो कि करीब 10% हो जाता है फ्री फ्लोट के टोटल वेटेज का। तो इसी कारण हमें ये लोअर सर्किट देखने मिला। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग हुई है वो T2T बेसिस पे हुई है, मतलब यहाँ पे ट्रेड टू ट्रेड ही आप ट्रेडिंग हो सकते हैं, मतलब डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ही होगी, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होगी और ये अगले 10 दिन तक होगी और इसी कारण ये 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। तो शायद भले ही मार्केट में अभी प्राइस डिस्कवरी हो चुकी है और ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, बट थोड़े दिन और शायद ये अपर सर्किट या लोअर सर्किट का चक्कर चलता रहेगा जब तक ये सेलिंग प्रेशर बना रहेगा जियो फाइनेंशियल में। ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग पर क्यों गिरा, ये सवाल तमाम लोगों के मन में था। उसका जवाब सुमित ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता दिया है। लेकिन सुमित, एक जानकारी आपसे और चाहेंगे, छोटी सी आप इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। आप बोल रहे हैं कि जो पैसिव फंड्स हैं वो बिकवाली कर रहे हैं, तो ये एक्टिव और पैसिव का चक्कर क्या है? ये पैसिव फंड्स वो होते हैं जैसे कि निफ्टी ETF है, जो भी निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो उनके शेयर्स खरीद लेंगे और या सीधा निफ्टी में ट्रेड करेंगे, उनके पास सिर्फ निफ्टी के ही शेयर्स होंगे। अच्छा, तो मतलब ये चूंकि बाहर हो जाएगा तो फिर अपने उनको उन्हें भी डीमर्ज हुआ तो जैसे 1:1 का रेशियो था, जिसके पास एक शेयर था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उन्हें एक शेयर मिला जियो फाइनेंशियल का, तो ऑब्वियसली उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स थे, उन्हें भी जियो फाइनेंशियल के शेयर्स मिले। अब जियो फाइनेंशियल इंडेक्स से बाहर हो जाएगा, हालांकि हमने ये पहले भी बताया था कि आज के डेट तक भी जियो फाइनेंशियल हिस्सा है निफ्टी का, ये वेडनेसडे तक रहेगा, थर्सडे को बाहर हो जाएगा। अब ये सबको पता है थर्सडे बाहर होने वाला, तो ऑब्वियसली थर्सडे तक तो वेट नहीं करेंगे, आज से ही माल ऑफलोड करना तो चालू करेंगे। ये क्लियर ही था, ऑलमोस्ट पहले से क्लियर था कि आज जो लिस्टिंग होगी उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आएगी। और ये हमने सुबह बताया भी था, सुबह एक फ्राइडे भी बताया था, हमने फ्राइडे को भी बताया था, सुबह भी बताया। अगर आपने ध्यान दिया होता तो शायद ये आज की सुस्ती या फिर आज की जो बिकवाली है वो देखिए इतना आश्चर्य नहीं होता। शुक्रिया सुमित, आपने बड़ी शानदार ढंग से आसान शब्दों में चीज़ों को आपने बिल्कुल डिकोड कर दिया, समझा दिया कि आखिर क्यों ये शेयर फिसला है। लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं कि कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहां पर हम तेज़ी लगातार देख रहे हैं और अडानी ग्रुप के शेयरों की बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अडानी पावर की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने तेज़ी देखी। अडानी पोर्ट्स का जो शेयर है वो लगातार चल रहा है, 550 रुपये के भाव से हम देख रहे हैं कि एक तरह से तेज़ी बनी है और अब 850 रुपये के ऊपर ये शेयर निकल गया है। श्रीकांत जी, जरा इस पर राय दीजिए, अडानी पोर्ट्स में आप आगे किस तरह की चाल देख रहे हैं? क्या ये जो मूव है अभी बना रहेगा, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल। तो देखिए, अगर अडानी पोर्ट्स की अगर बात करें तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन इसमें बना है। एक बड़ी गिरावट के बाद इसमें एक अच्छी रैली हुई थी, उस रैली के बाद का जो उसने टाइम वाइज कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद का ब्रेकआउट आया है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 900 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। और मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट अगर आप देखें तो 900 रुपए के करीब आने के बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है। एक बार इसने 940 950 के लेवल्स बनाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि मल्टीपल टाइम्स जो लेवल्स आते हैं जैसे कि 900 के, शायद उन लेवल्स के करीब ये बिल्कुल जा सकता है। अदानी एंटरप्राइजेस को देखें तो वहां पे भी मोमेंटम बना है और पूरे ओवरऑल ग्रुप में अगर आप देखें तो सभी में कुछ ना कुछ हलचल हमें देखने मिलती है। लेकिन फंडामेंटली भी अगर देखा जाए या टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर इस पूरे पर्टिकुलर पैक में नजर आता है वो अदानी पोर्ट है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसमें और तेजी बनेगी। काफी दिनों के बाद का ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले 850, 855, 860 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे 840 रुपए के, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, 15 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 900, 920 के। एक शेयर है BF यूटिलिटीज़। ये शेयर बहुत ज़ोर से चला, विद वॉल्यूम चला। ऐसा लग रहा है कि ये रिटेलर का काम तो नहीं है, ये तो किसी इंस्टीट्यूशनल्स का काम है और आज भी 6.5% बकायदा डेज हाई पे कर रहा है। आप इसका एक काम कर सकते हैं, 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक का सिर्फ चार्ट दिखा दीजिए। यस, 1 मंथ का बस बहुत है, 9 दिन माफ़ है इसमें से। 67%, 250 रुपये शेयर चला है।
लक्ष्य, आपने शेयर खरीदा था क्या, या किसी क्लाइंट को एडवाइस किया था आपने? जी नहीं। ढूंढ नहीं पाए या फिर चला बहुत स्पीड से था ये? जी ढूंढ नहीं पाए थे इसे। ढूंढ नहीं पाए। अभी क्या करें सर फिर? ये 66% जी ऊपर हो गया, अब छोड़ें तो दिक्कत, जी ना लेवें तो दिक्कत। जी फिलहाल जो ब्रेकआउट है वो मुझे लगता है अभी कंटिन्यू और रह सकता है, लेकिन आपको एक अपने स्टॉप्स डिसाइड करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से 580 वो लेवल होना चाहिए। अगर ये 580 के ऊपर ही कंसोलिडेट करेगा तो मुझे लगता है 700 तक के लेवल भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टीप रैली आई है पिछले 2-3 जो दिन के कैंडल हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे नई एंट्री जब आप ले रहे हैं तो थोड़ी कॉशियस रहें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लें और डिप पे बाय करें, ना कि उठने के बाद। जैसे आज के दिन आप बाय करेंगे तो सही डे नहीं है। मुझे लगता है छोटा मोटा डिप अगर मिलता है 2-3% का, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और जो लोग बने हुए हैं उनको पार्शियल बुकिंग कर लेनी चाहिए। पार्शियल मतलब 25% टू 50%, नॉट मोर देन दैट। थोड़ा सा और चलेगा ये अभी। एक शेयर श्रीकांत आपसे और मेरे को पता करना है, वो शेयर का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। एथिकली देखा जाए इसका मेरे को प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये शेयर इस भाव पे बहुत पसंद है। जिनको प्रोडक्ट पसंद होगा ना वही शेयर को चलाएंगे भी, आगे चल के देखेगा। ये एक इन्वेस्टर को इस लेवल पे आ जाना चाहिए, कम से कम 100 रुपये में से 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक लगा देने चाहिए। मान लीजिए मैंने जुबिलेंट के लिए 100 रुपये निकाल के रखे हुए हैं कि इस शेयर को मैं 100 रुपये लगाऊंगा, तो मैं 50 रुपये इस भाव पे लगा दूं अभी? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अगर इसके ओवरऑल बिजनेस को देखें, या तो जो इसकी पॉपुलैरिटी है, मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन दैट कंपनी जो होती है वो हमेशा, अगर उसका मार्केट शेयर अगर काफी बड़ा है तो कुछ ना कुछ टेक्निक टैक्टिक्स बना लेते हैं और अपने बिजनेस को वापस रिवैम्प करके वापस ऑन ट्रैक लेके आते हैं। पिछले कई महीनों से अगर आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ अदर दिस क्यूएसआर चेन्स, थोड़ा सा एक ओवरऑल इसमें एक स्लगिशनेस बना हुआ था। लेकिन अगर आप जो जुलाई की एंडिंग का जो पीरियड था, जुलाई के एंडिंग का जो पीरियड था, उसमें जो स्टॉक में रैली हुई है फ्रॉम 460 से लेकर 530 रुपए तक की, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली काफी अच्छा एक मोमेंटम बना है। किसी ने काफी अच्छा एक एक्टिव इंटरेस्ट लिया है और 530-40 के बाद ये स्टॉक वापस करेक्ट होते हुए 470 के करीब आया है। तो काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है टू री इन्वेस्ट, टू री लुक इनटू द स्टॉक। 450 के करीब का स्टॉप लॉस रखें, जो काफी नजदीक का स्टॉप लॉस है। टारगेट्स नजर आते हैं वापस 530 से लेकर 550-560 के। और जैसे आपने बताया, बिल्कुल इसमें 50 से 60% की इन्वेस्टमेंट करंट लेवल से की जा सकती है। मेरी जब भी बारी आती है सवाल पूछने के, साथ में ब्रेक भी आता है, तो दूसरी बार ब्रेक लेने का सौभाग्य मेरे को मिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ठीक ठाक है, 19,400 के ऊपर गया था, लेकिन वहाँ से फिर से बाजार थोड़ा सा नीचे आ रहा है और इस वक्त 19,391 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक से दरअसल थोड़ा सा प्रेशर बना है, क्योंकि निफ्टी बैंक में हम देख रहे थे कि 2-2.25 अंकों के आसपास की रिकवरी थी, जो कि अब रह गई है 1.25 अंकों के आसपास की। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत दिक्कत वाले नहीं है। अभी भी हर 2 गिरने वाले शेयरों के मुकाबले करीब 3 बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि अब घरेलू डोमेस्टिक स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। स्मार्ट मीटर लगाने में सरकार ने घरेलू कंपोनेंट को तरजीह देने का फैसला किया है। इसे चरणों में अनिवार्य बनाया जाएगा। पूरी खबर लेकर जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बड़ी खबर है, खासकर वैसी कंपनियां जो स्मार्ट मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में बड़े अवसर मिल सकते हैं। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने स्मार्ट मीटर्स के प्रोक्योरमेंट में जो मिनिमम लोकल कंटेंट की हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने का फैसला किया है और साथ ही साथ इसको आवश्यक करने का भी फैसला किया गया है। जो नए नियम ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किए हैं उसके हिसाब से स्मार्ट मीटर्स के प्रोक्योरमेंट में 2025 अप्रैल से मिनिमम लोकल कंटेंट की जो भूमिका होगी वो 54% होगी कम से कम। साथ ही साथ इसको चरणों में बढ़ाया भी जाएगा। 2027 अप्रैल से इसको बढ़ाकर 60% कर दिया जाएगा और 2028 अप्रैल से इसको बढ़ाकर 65% कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी स्मार्ट मीटर्स की प्रोक्योरमेंट की जाएगी उसमें वैसे इक्विपमेंट्स जिसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो रही है उसकी हिस्सेदारी 2028 अप्रैल से कम 65%
होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनीज हैं उनको बड़े अवसर मिलने जा रहे हैं। दरअसल DPIIT और MIT के साथ कंसल्टेशन के बाद ऊर्जा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। साथ ही साथ इंडस्ट्री ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और इसमें सहमति जताई है और सरकार को ये भरोसा दिलाया है कि वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो सप्लायर्स हैं जो कि स्मार्ट मीटर्स की सप्लाई कर रहे हैं उन्हें प्रेफरेंस इस बात में दी जाएगी अगर वो मिनिमम लोकल कंटेंट के साथ स्मार्ट मीटर्स की सप्लाई कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी राहत है क्योंकि उन्हें मिनिमम लोकल कंटेंट से संबंधित जो स्मार्ट मीटर्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, क्योंकि जो टारगेट है 2025 तक वो 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स का है और अभी तक जो सप्लाई की गई हो सिर्फ 70 लाख। तो आप समझ सकते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर वो मिनिमम लोकल कंटेंट के साथ स्मार्ट मीटर्स की सप्लाई करते हैं। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर, 60% जो कंपोनेंट होंगे वो घरेलू कंपनियों से खरीदने वो ज़रूरी होंगे और घरेलू कंपनीज यानी कि HBL पावर, जीनेस पावर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक तो बड़ी कंपनी है ही, लेकिन ये तमाम वो कंपनियां हैं जहां साल भर में अगर हम देखेंगे तो शेयर भाव 2 गुने 3 गुने हो चुके हैं। आज थोड़ी सी नरमी आपको जरूर दिखेगी, लेकिन अगर आप साल भर को उठा के देखिए तो आपको यकीन नहीं होगा कि अच्छा ये शेयर इतने चल चुके हैं। और अब सरकार की तरफ से एक और मास्टर स्ट्रोक इन कंपनियों के पक्ष में, तो निश्चित तौर पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां तक कि टाटा पावर हालांकि है वो अलग सेगमेंट की कंपनी, लेकिन वो भी स्मार्ट मीटरिंग वाले बिजनेस में एंटर कर चुकी है। राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर, ये सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है कि घरेलू कंपनियों को तरजीह दी जाएगी और 60% कंपोनेंट उनसे खरीदना जरूरी हो जाएगा, तो उनको ये फर्दर अब बूस्ट मिलेगा। आप कुछ ऐसी 2-4 शेयर रेकमेंड करेंगे इस खबर के दम पर? आपको कहां स्ट्रेंथ दिख रही है? हमें लगता है HBL पावर सिस्टम्स, इसने कभी ग्लोबल कोलैबोरेशन भी किया है एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी के साथ, तो इसमें काफी अपसाइड रहेगा। और जैसा आपने कहा कि एक साल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्मार्ट मीटर मेकिंग कंपनीज 100% से ज्यादा बढ़ चुके हैं पिछले 6 महीने में या 1 साल में। बट जो एक गैप है, जो गवर्नमेंट का टारगेट है स्मार्ट मीटर प्रोवाइड करने का, और जो करंट नंबर है जो कि आपके कलीग ने बताया, बहुत बड़ा एक अपसाइड रूम है। तो उसके चलते स्नाइडर इलेक्ट्रिक ऑन द लार्ज कैप स्पेस और HBL पावर सिस्टम्स ऑन द मिड कैप स्पेस बहुत अच्छे स्टॉक्स रहेंगे। ओवरऑल ये पॉलिसी जब आती है तब ये स्टॉक्स एक बहुत बड़े रन पे चले जाते हैं। देखिए आप ऑटो सेक्टर में भी ऐसा गवर्नमेंट ने किया था, इंपोर्ट को थोड़ा सा डिस्करेज करके होम प्रोडक्शन, मेक इन डिफेंस पॉलिसीज जो आई, या इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल रिलेटेड जो पॉलिसी आई थी। तो ओवरऑल इंडिया का जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स, ये सब एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। ये पॉलिसी भी इसी में एक बिल्डिंग ब्लॉक है और स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड जो हम कहेंगे would be the start of that golden period, also reflected in the stock prices. ओके, ठीक है। खैर, जिस अब निफ्टी के बारे में थोड़ी देर हम पहले जो देख रहे थे वो करीब 100 अंकों के आसपास की बढ़त आ गई थी। अभी निफ्टी के अंदर जो बढ़त है वो करीब 70 अंकों की है। डैट मीन्स जाते आते हमने करीब 70 पॉइंट दिए हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो बढ़त थी वो करीब 200 पॉइंट की थी, जाते आते वो भी हमने 50% कर दी, 100 पॉइंट की बढ़त है। दोनों में लेसन क्या है सीखने का? दोनों में लेसन ये है कि सपोर्ट पक्के हैं बट मार्केट के पास फोर्स नहीं है। जब फोर्स ना हो तो बड़ी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। मार्केट पर फोर्स तो आ जाए तभी तो आप चलोगे, बिना फोर्स से कैसे चलोगे? ठीक, एक पॉइंट तो ये लेसन है। दूसरा पॉइंट है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अभी भी आपको मिल रहा है। आज आपने अडानी ग्रुप के शेयर वर्सेस इंडाइसिस में अगर ट्रेड किया है तो अपने यहाँ ट्रेडिंग की बैलेंस शीट उठा के देखो तो आपको अडानी ग्रुप के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा कंफर्ट, जल्दी पैसा वो आपका बनता हुआ दिखेगा बनस्पत इसके कि आप इंडाइसिस से कुछ पैसा बना रहे हो। इसलिए अगर लिमिटेड पैसा है, सभी के पास, अमूमन रिटेलर्स के पास होता है, तो उसका चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो आज के दिन 2-3 दिन के लिए किस जगह पर पैसा लगा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंडाइसिस में ही पैसा लगाना है या अडानी में ही पैसा लगाना है। खैर, एनी हाउ, ये एक लर्निंग की बात थी जो आज के ट्रेड से हमको पता लगी। 1-2 शेयर ज़रा और चेक करवा लेते हैं। श्रीकांत से ज़रा पता करवाते हैं। श्रीकांत, एक NDTV नाम की कंपनी है, मीडिया से ही जुड़ी हुई है, एक बार आप उसका शेयर चेक करेंगे? अब वो अडानी ग्रुप की कंपनी हो चुकी है बाय द वे। NDTV एक बार ज़रा देख के बताइए, ये एक बड़े मूव की फिर से तैयारी कर रहा है क्या?
देखिए, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मीडिया स्टॉक्स में एक अच्छी हलचल बनी है। काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ सभी स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना है। और एनडीटीवी भी अगर आप देखें तो एक बड़ी रैली के बाद जो एक बड़ा करेक्शन आया था स्टॉक में, उसके बाद का एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन ये स्टॉक बना रहा है। अभी हाल ही में 3 या 4 दिन पहले इसने हायर बॉटम भी रजिस्टर किया है अराउंड 215, अभी 227 के करीब ट्रेड कर रहा है। और जैसे कि ओवरऑल सेक्टर में तेजी है, तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन को हमेशा एक अच्छा हम तवज्जो दे सकते हैं खरीदारी करने के लिए। तो करंट लेवल से इसे खरीदे 228 में, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे एट 215, 215 का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स नजर आते हैं 240 से लेकर 245 के, जो काफी डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशो है फॉर टेकिंग पोजीशन। राइट, कुछ क्विकली स्टॉक समझ लेते हैं। भारत फोर्ज, क्योंकि आज इसमें भी बड़ी अच्छी मूव आई थी और उसका रीजन है कि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 850 करोड़ का, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स को। एवरेज वॉल्यूम भी आपको काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से आप देखें तो लगभग वहाँ से 1.25%, 1.5 टाइम्स आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। क्या ये BTSC ट्रेड है? इसे कैरी फॉरवर्ड करके जाना चाहिए भारत फोर्ज को? ज़्यादा बड़ी मूव अब तो रह नहीं गई वैसे लक्ष्य, लेकिन भारत फोर्ज पर क्या चार्ट चेक करेंगे आप? जी, फिलहाल मुझे तो यहाँ पे मोमेंटम कुछ खास दिख नहीं रहा है, ऑलरेडी काफी चल चुका है स्टॉक। तो ये 990 के आसपास इसका रेजिस्टेंस भी है, तो मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। एक डिप यहाँ पे बनता है अभी करीब करीब 4 to 5% का, तो इसका पहला जो सपोर्ट आएगा 940 पे आएगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे डिप आ सकता है। लेकिन अगर ये हाई निकालता है 990 का, तभी हम यहाँ पे बुलिश जाए ब्रेकआउट के लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी और अपसाइड तुरंत आएगा। बिल्कुल। इनफैक्ट पूरे एक और स्पेस है मुरुगप्पा ग्रुप के जितने स्टॉक्स थे उसमें भी हमने देखा, चोलामंडल फाइनेंस हो, कार्बोनेडम इंटरनेशनल, शांतिगर, इनमें भी अच्छी मूव थी। और फिलहाल स्ट्रेंथ ऊपर से थोड़े से तो नीचे आए हैं, लेकिन अभी स्ट्रेंथ तो बनी हुई है। लेकिन आज ओवरऑल आप बाजार को अगर यहाँ कंक्लूड करें तो इसमें क्लियरली आपको अडानी स्टॉक्स, कुछ फाइनेंस के स्टॉक्स और प्राइवेट बैंक्स वापस आए। लेकिन एक क्विक कॉल ले लेते हैं श्रीकांत से भी। श्रीकांत, यहाँ से जो हम कॉल्स में भी अभी एक्शन देख रहे हैं, रेंज तो अब भी दिख रही है नीचे की पुट राइटिंग में भी 200-300 की कॉल पे पुट राइटिंग हो रही है, तो एक्टिव ऊपर की तरफ से भी कॉल राइटिंग दिख रही है। क्या अब भी एक रेंज में दिख सकता है बाजार? क्लियर डायरेक्शन दिख रही है क्या अब यहाँ से, या अभी भी रेंज ही है? नहीं, तो देखिए, अगर करंट मंथ के अगर हम पुट कॉल रेशियो को अगर आप देखते हैं, करंट वीक के पुट कॉल रेशियो को देखते हैं, तो वहां पे अभी भी अगर देखा जाए तो एक काफी बैलेंस्ड पोजीशन बनी है। अदरवाइज मैं देखता हूँ कि कई बार कई सारे सीरीज में हेवी कॉल राइटिंग रहती है, वो सिलसिला अभी नहीं है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि मार्केट में एक अपसाइड इस हफ्ते में आते हुए देखने मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 19,350, 360 के करीब खरीदे। एक बार अगर निफ्टी 19,450 के लेवल्स को क्रॉस कर लेगा, उसके बाद हमें लगता है कि इसमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनेगी, जो शायद 19,550 या उसके लेवल्स के करीब लेके जा सकता है निफ्टी को। तो करंट लेवल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना के चले। करंट लेवल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ बनानी चाहिए बाजार को। अभी पूरे दिन को आज कंक्लूड करें तो हमने अच्छी शॉर्ट कवरिंग तो देखी, आपको शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिखा और प्राइवेट बैंक्स लेड रिकवरी थी। ये फाइनेंस के काउंटर्स कुछ आए, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स वापस आए, जिसकी वजह से आपने एक मूव देखी। सो जिस पीयर स्पेस की बात की जा रही थी एनबीएफसी स्पेस में, उसमें बजाज फाइनेंस इस वक्त टॉप गेनर भी है। जेएफएस 5% की लोअर सर्किट पे है। रिलायंस ड्रैग कर रहा है बाजार को और इसीलिए निफ्टी शायद और ऊपर होता, लेकिन क्योंकि बड़ा हैवी वेट रिलायंस इस वक्त प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसलिए आप आज रिलायंस निफ्टी पर एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी इतनी स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हैं। ड्रैग है वहां पर रिलायंस की वजह से थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप 19,400 की तरफ बढ़ते हुए तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो स्टॉक्स आज वापस आए हैं उसमें मेटल्स भी, जो कि शुक्रवार को भी जिनमें अच्छी सेलिंग दिखने को मिल रही थी। पिछले पूरे हफ्ते इनफैक्ट आप देखें तो मेटल्स लगा रहे थे। डॉलर इंडेक्स भले ही ऊपर हो, लेकिन मेटल्स में आज एक स्ट्रेंथ है। हिंडाल्को जैसे काउंटर्स हो, स्टील काउंटर्स हो, उनमें सब में आपको मूव दिखाई दे रही है। पावर स्टॉक्स की मोमेंटम तो बनी हुई है, चाहे पावर ग्रिड हो, एनटीपीसी, आरईसी, इन स्टॉक्स में ऑलरेडी मूव है और ये भी पहले टॉप गेनर्स हैं। गिरने वाले स्टॉक्स में अगर आज बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वो सबसे बड़ा टॉप ड्रैगर है, 1.5% की गिरावट वहां देखने को मिल रही है। और ऑटो स्टॉक्स के काउंटर्स लाइक बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, ये भी ड्रैगर हैं। पीएसयू बैंक्स इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एसबीआई भी हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव ही है, बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन प्राइवेट बैंक्स की पार्टिसिपेशन आपको इस वक्त
बेटर दिखाई दे रही है। आज ब्रॉडर मार्केट में भी आपको एज कंपेयर, हालांकि शुक्रवार को एक सिग्नल ये भी था कि ब्रॉडर मार्केट्स भी वीक थी, लेकिन आप ओवरऑल पिछले 8 या 9 सेशन की अगर मूवमेंट को देखें तो ब्रॉडर मार्केट लिए इतनी बुरा नहीं करी थी। और आज भी आप देखें जहां जहां न्यूज फ्लो था वहां अच्छा एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिला। होटल स्टॉक्स में, पूरे होटल पार्क में अच्छी मूव थी। ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स में 8% की मूव है। EIH हो, लेमन ट्री हो, सारे होटल काउंटर्स अच्छी मूव कर रहे हैं। हॉस्पिटल काउंटर्स, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स में आपको मूव देखने को मिल रही है। और साथ ही थोड़े से जो स्मॉल कैप के काउंटर्स हैं जहां पर आज रेलवे स्टॉक्स थे, जहां पर KC जैसे स्टॉक्स में अच्छे ऑर्डर मिले, वहां पर भी आपको स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही दूसरे स्टॉक्स में प्राज और अनुपम रसायन जैसे स्टॉक्स में, यूनिवर्सल कार्बन यूनिवर्सल जैसे स्टॉक्स में आपको तेजी दिख रही है। सो ओवरऑल आज एक अच्छा रिकवरी ट्रेड प्ले होता हुआ दिखाई दिया और हमने देखा कि पार्टिसिपेशन आपको सारे सेक्टर से ऑलमोस्ट देखने को मिली है। सिर्फ रिलायंस को आप छोड़ दें तो बाजार इतना बुरा नहीं कर रहा था आज। फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र, लक्ष्य और श्रीकांत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डिम्पी और अभिषेक को दीजिए इजाजत। कल की तैयारी, खास शो, अगला शो आप देखें मनीष के साथ। नमस्कार।